नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। मैं कमल नयन चौबे आज आपसे बांग्लादेश के संदर्भ में हुई एक राजनीतिक घटनाक्रम पर बातचीत करूँगा और हमारी बातचीत इस बात को समझने की कोशिश भी होगी कि इस तरह की घटनाओं का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है या भारत के लिए इन घटनाओं के पीछे किस तरह का संदेश शामिल है। शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थीं और पिछले साल उन्हें अपने पद को छोड़ना पड़ा। और उन्होंने पद कोई शौकिया तौर पर नहीं छोड़ा, बल्कि एक बहुत ही जबरदस्त छात्र आंदोलन ने उन्हें अपना पद छोड़ने के लिए मजबूर किया। उन्हें और उनकी पार्टी के कई बड़े नेता, अवामी लीग जो उनकी पार्टी है, उसके कई बड़े नेताओं के खिलाफ जनता का आक्रोश इतना ज़्यादा था कि अवामी लीग के कई नेताओं के घर तक फूँक दिए गए। कई नेताओं पर हमला किया गया और जो शेख हसीना हैं, वे किसी भी तरीके से अपना जान बचाकर बांग्लादेश से भागीं और भारत ने उन्हें शरण दिया। आज के दिन एक और महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम बांग्लादेश में हुआ है। बांग्लादेश के भीतर एक इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बना हुआ है। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल समझने से हमें यह नहीं सोचना होगा कि कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं का यह ट्रिब्यूनल है, बल्कि मुख्य रूप से बांग्लादेश में एक यह संस्था के रूप में है। और इसने पिछले साल जो छात्र आंदोलन हुए थे और उसमें जिन छात्रों की मौत हुई थी, उस पूरी घटना को मानवता के खिलाफ एक अपराध घोषित किया आज के दिन। और उसने ये कहा कि उस समय जो प्रधानमंत्री थी यानी शेख हसीना वाजिद, उन्हें मौत की सजा दी जाती है। और इस मौत की सजा की घोषणा के साथ जो शेख हसीना है, उनके सामने यह बात बिल्कुल साफ हो गई कि अगर स्थितियां आमूल चूल तौर पर नहीं बदलती हैं और वह आज के दिन की स्थिति में ही रहती हैं लंबे समय तक, तो उनके लिए बांग्लादेश जाने का दरवाजा बिल्कुल बंद है। और अगर वो बांग्लादेश जाने का फैसला करती हैं तो उन्हें गिरफ्तार होना पड़ेगा और इससे उनकी पार्टी अवामी लीग के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है। अब यह जो आईसीटी या इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल के द्वारा जो मौत की सजा शेख हसीना को दी गई है, उसके खिलाफ वह वहां के सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती हैं। यानी कि आईसीटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के नीचे का एक संगठन है या एक संस्था है। अब यहाँ पर तकनीकी रूप से वो ऐसा कर सकती हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए उनके सामने एक बहुत ही कठिन स्थिति है, क्योंकि जो इंटरनेशनल कोर्ट ट्राइब्यूनल है, उस कानून में जिसके तहत इसका गठन हुआ है, उसकी धारा 21 के अनुसार जो भी व्यक्ति मौत की सजा पाता है, उसे फैसले की तारीख के 30 दिन के भीतर गिरफ्तार होना होता है या फिर आत्मसमर्पण करना होता है। और सिर्फ उसी स्थिति में जाकर वह वहां की सुप्रीम कोर्ट में जो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है, उसकी जो भी फैसले हैं उसके खिलाफ वह शिकायत दर्ज कर सकता है या फिर हम कह सकते हैं अपील दायर कर सकता है। तो शेख हसीना के सामने अब विकल्प बांग्लादेश की राजनीति के संदर्भ में काफी कम बचे हैं। शेख हसीना के पास 17 दिसंबर 2025 तक का समय है। यदि वह इस तारीख को बांग्लादेश की किसी अदालत में आत्मसमर्पण कर देती हैं, तब तो वो वहां की सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकती हैं आईसीटी के फैसले के खिलाफ। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करती हैं, तो एक जो कानूनन अधिकार उनके पास है सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का, वह खत्म हो जाएगा। और यह बात भी महत्वपूर्ण है कि अगर वह बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करती हैं, तो बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के लिए यह अनिवार्य है कि वह 60 दिनों के भीतर इस बारे में अपना फैसला दे। तो इस तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही नहीं आता है, सही का मतलब ये है कि शेख हसीना के हिसाब से सही नहीं आता है, तो कुल मिलाकर उनके जीवन पर, उनके राजनीतिक भविष्य पर, हर तरह पर हर जगह पर एक तरह का खतरा मंडरा रहा है। इस बात की पूरी संभावना है कि उनका राजनीतिक दल भी बिखर जाए। हम इस बात को जानते हैं कि पिछले साल जो छात्र आंदोलन हुए थे, जिसके कारण से शेख हसीना को अपना पद छोड़ना पड़ा था, उसके बाद से अवामी लीग पर लगातार ही वहां के छात्रों ने या फिर विद्रोही समूहों ने हमला किया है। उनके दफ्तरों पे आगजनी की है, उनके नेताओं के साथ मारपीट की है। उनके कई प्रमुख नेता वर्तमान समय में जेलों में सड़ रहे हैं। अब शेख हसीना का तर्क क्या है? शेख हसीना का तर्क यह है कि जो आईसीटी है, वह फर्जी और धांधली वाली कठपुतली अदालत है और वे भारत में अभी रह रही हैं और इस बात की संभावना अभी कम है कि शेख हसीना बांग्लादेश जाएंगी और वहां जाकर अपनी गिरफ्तारी करेंगी या किसी अदालत में वो आत्मसमर्पण करेंगी, क्योंकि ऐसा करने का मतलब यह होगा कि वे पूरी तरीके से जो बांग्लादेश का सत्ता प्रतिष्ठान है उसके सामने खुद को समर्पित कर रही हैं। और अगर वे ऐसा नहीं करती हैं,
तो फिर इससे उनकी राजनीतिक वापसी भी असंभव हो सकती है। उनके लिए बांग्लादेश का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो सकता है। इसलिए अब शेख हसीना को यह फैसला करना है कि वे आने वाले समय में किस तरह से अपनी गतिविधियों को संचालित करना चाहती हैं। भारत सरकार ने इस मामले में बहुत ही संतुलित रवैया अपनाया है। हालाँकि हमने शेख हसीना को भारत में शरण दिया है, लेकिन भारत सरकार ने कहा है कि भारत की सरकार जो है वह पूरी तरीके से समर्पित है बांग्लादेश के लोगों के हितों के प्रति, उसकी सुरक्षा के प्रति और एक खास तरीके का जो संबंध भारत और बांग्लादेश के भीतर हो सकता है, उसके प्रति। अब यह जो पूरी स्थिति है उसमें कुछ सवाल बड़ी प्रमुखता से सामने आते हैं। एक बड़ा सवाल यह है कि शेख हसीना की राजनीति इस स्थिति में कैसे पहुँच गई? शेख हसीना से अगर आप बात करेंगे, उनके इंटरव्यूज़ को सुनेंगे, तो निश्चित तौर पर वे इसका ठीकरा विपक्षी दलों के षड्यंत्र पर फोड़ती हैं और वे यह मानती हैं कि जो बाहरी शक्तियाँ हैं, उन्होंने छात्रों को एक तरीके से उद्वेलित किया और उनके खिलाफ एक षड्यंत्र हुआ। लेकिन क्या यह पूरी कहानी है? यह पूरी कहानी नहीं है। पूरी कहानी इसलिए नहीं है क्योंकि शेख हसीना पर जो यह आरोप लगता है कि उन्होंने धीरे-धीरे करके सभी संस्थाओं को अपने मातहत करने की कोशिश की, चुनावों को बिल्कुल एक नाम की चीज़ में बदलने की कोशिश की, उससे वहाँ का जो विपक्ष है और वहाँ की जनता का जो एक बड़ा भाग है, उसके भीतर चुनावी लोकतंत्र को लेकर आस्था खत्म हो गई। हम ये जानते हैं कि दक्षिण एशिया के तकरीबन सभी देशों की यही स्थिति है। किसी भी देश में भारत के अतिरिक्त लोकतंत्र नहीं है। पाकिस्तान में लोकतंत्र कभी आता है, चुनाव कभी होते हैं, सत्ता में कभी बदलाव होता है और कभी कुछ समय के बाद फिर से सेना का शासन वापस आ जाता है। श्रीलंका में भी आर्थिक अस्थिरता की स्थिति रही है। नेपाल में हमने यह स्थिति देखी है कि किस तरीके से वहाँ पर भी जो प्रधानमंत्री थे उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। बांग्लादेश की भी स्थिति यही है, म्यांमार की भी स्थिति यही है। अफ़गानिस्तान में भी लोकतंत्र की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारा दूसरा पड़ोसी चीन है, वहाँ तो खैर लोकतंत्र है ही नहीं। तो ऐसे में आखिर ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसके कारण भारत में लोकतंत्र बचा हुआ है? एक तो हम यह कह सकते हैं कि हमारे देश की आज़ादी का आंदोलन, हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा तैयार किया गया संविधान और देश की आज़ादी के आंदोलन के कारण देश की ज़मीन में लोकतंत्र की जो पैठ बनी है, वह इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। लेकिन क्या हम इस बात को लेकर संतुष्ट हो सकते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र काफ़ी मजबूत है? अभी हाल ही में बिहार का चुनाव संपन्न हुआ और बिहार के चुनाव के संपन्न होने में जो चुनाव कराने वाली संस्था है भारत का निर्वाचन आयोग, उसने जिस तरीके से केंद्र सरकार के सामने समर्पण किया है और बिहार का चुनाव सिर्फ एक उदाहरण है। आप ध्यान रखिए कि पीछे के कई चुनावों में ऐसा साफ तौर पर नजर आता है कि भारत का निर्वाचन आयोग भारत की केंद्र सरकार या सत्तारूढ़ पार्टी के पिट्ठू के रूप में काम कर रहा है। तो उससे जो चुनावों के प्रति लोगों की एक आस्था है, लोगों का एक भरोसा है, वह लगातार कम हुआ है। अब बिहार में कई तरह के उदाहरण सामने आते हैं जिससे साफ तौर पर लगता है कि चीज़ों में काफ़ी गड़बड़ी रही है। कई तरह के आरोप विपक्ष के नेता राहुल गांधी हरियाणा के चुनाव के संदर्भ में लगाते रहे हैं। चुनाव आयोग ने उनका जवाब देने की कोई ज़हमत नहीं उठाई है। जो सरकार समर्थित मीडिया है, उसने इक्का-दुक्का करके आरोपों को खारिज करने की कोशिश की है, लेकिन उनके द्वारा दिया गया तर्क भी बड़ा मजबूत नहीं है। बिहार के संदर्भ में साफ तौर पर यह दिखता है कि लोगों को चुनाव के समय पैसे ट्रांसफर किए गए और उन पैसों के ट्रांसफर में एक तरीके से सत्तारूढ़ दल को मदद करने की पूरी गुंजाइश थी और उन्हें मदद मिली भी और इसके कारण से एनडीए को जीत मिली। हम कम से कम यह ज़रूर कह सकते हैं कि एनडीए की जीत में इसने एक बड़ी भूमिका अदा की। एसआईआर जैसे काम को अपनाकर जो निर्वाचन आयोग है, उसने मनमानी तरीके से वोटों में कटौती की। बहुत सारे लोगों के नाम बिना किसी कारण के काट दिए गए, कई नए तरह के लोगों के नाम को सम्मिलित किया गया। इन सभी मसलों पर निर्वाचन आयोग ने विपक्ष को भरोसे में लेने की कोशिश नहीं की। अगर आप भारत के विपक्षी दलों के समर्थकों से बात करेंगे, तो आप यह पाएँगे कि उनका भरोसा निर्वाचन आयोग में लगातार कम हुआ है। तो बांग्लादेश की तरह ही भारत में भी जो सत्तारूढ़ लोग हैं, वो लगातार तमाम संस्थाओं को अपने फ़ायदे के लिए तोड़-मरोड़ रहे हैं। चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे वो निर्वाचन आयोग हो, चाहे वो अदालतों के स्तर पर भी कई तरह की जो अदालतें हैं, अगर आप बहुत नज़दीक से जाकर एक रिसर्चर के रूप में उनका अध्ययन करेंगे, तो आप यह पाएँगे कि वहाँ भी विचारधारा के नाम पर घुसपैठ करने की कोशिश हुई है। इन सब चीज़ों से संस्थाओं के ऊपर लोगों का भरोसा कम होता है। इसलिए अगर हिंदुस्तान लोकतंत्र बना हुआ है, तो इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर जब किसी नेता ने इमरजेंसी लगाने की कोशिश की, तो लोगों ने उसका विरोध किया। इसी तरीके से जब संस्थाओं के ऊपर लगातार हमला हो,
तो नागरिकों का यह कर्तव्य बनता है कि वो इसके प्रति जागरूक हों और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जिस भी मंच से उनसे बन पाए, वे इस बात को रखें कि जो हमारी संस्थाएँ हैं, वो मजबूती से काम करें। किसी नेता के आने या जाने से, किसी एक पीढ़ी के आने या जाने से संस्थाओं पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर संस्थाएँ मजबूत हैं, तो देश के लोकतंत्र की नींव मजबूत होगी। संस्थाओं से मतलब क्या है? संसद हो गई, पार्लियामेंट हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गई, निर्वाचन आयोग हो गया, पत्रकारिता भी हो गई। तो ये जो प्रमुख चीज़ें हैं, जो हमारे देश की राजनीति को संचालित कर रही हैं, उन्हें अपनी भूमिकाओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए और वे किसी व्यक्ति से, किसी खास विचारधारा से इतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं होनी चाहिए कि वे अपने मूल कर्तव्य को तिलांजलि दे दें। दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि हमारे देश में भी ऐसा ही हो रहा है और लेकिन फिर भी हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे देश में बांग्लादेश, नेपाल जैसी स्थिति इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि हमारे देश के भीतर एक विशिष्ट विचारधारा भी काफ़ी गहरे रूप से बैठी हुई है और वह विचारधारा सत्याग्रह की है, वह विचारधारा एक व्यवस्थित तरीके से किसी चीज़ के प्रतिरोध करने की है कि अगर आप किसी चीज़ को गलत मानती भी हैं, तो उस चीज़ का हिंसक तरीके से विरोध ना करें बल्कि विचारों के आधार पर अपने विचारों को सामने रखकर या सत्याग्रह करके उसका विरोध करें। तो फिर भी मैं यह अंत में यही बात आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ कि जो शेख हसीना की अभी नियति बनी है, उस नियति के लिए शेख हसीना खुद ज़िम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने लगातार बांग्लादेश की संस्थाओं को अपने हित में काम करने वाले यंत्रों में बदलने की कोशिश की और सफल कोशिश की। वहाँ के विपक्ष को चुनाव का बहिष्कार करना पड़ा और जब जनता ने स्वतःस्फूर्त विरोध किया और हालाँकि कई लोग इसके बारे में कहेंगे कि अमेरिका का उकसावा था इत्यादि, इत्यादि, लेकिन सिर्फ़ इससे बगावत नहीं होती है, उनके खिलाफ अच्छा खासा असंतोष था और शेख हसीना ने कभी उसे सही तरीके से टैकल करने की, बात करने की, संवाद से चीज़ों को सुलझाने की कोशिश नहीं की। उनके भीतर ये लालच बैठ गया कि अगर वो एक बार सत्ता में आ गई हैं, तो उन्हें फिर सत्ता से दूर नहीं जाना है और जब किसी राजनीतिक दल के भीतर, किसी विचारधारा के भीतर यह चीज़ आ जाती है, तो फिर एक दीर्घकालिक रूप से वह देश को, समाज को और खुद उस विचारधारा या दल को भी खतरा पहुँचाती है। आज के दिन में शेख हसीना काफ़ी हद तक एक ऐसी स्थिति में आ चुकी हैं कि अगर वो बांग्लादेश जाती हैं, तो उन्हें लंबे समय तक जेल में जाना पड़ेगा या हो सकता है कि वहाँ की सरकार फांसी की सज़ा के फैसले को कायम रखवा दे सुप्रीम कोर्ट से और फिर उन्हें फांसी की सज़ा भी मिल जाए। और अगर वो बांग्लादेश नहीं जाती हैं, तो बांग्लादेश की राजनीति में जो उनकी भूमिका है, वह तकरीबन समाप्त हो जाएगी और उनकी एक उम्र भी हो चुकी है, तो यह हो सकता है कि फिर वे कभी बांग्लादेश वापस ना जा पाएँ। बहरहाल हम यह उम्मीद करते हैं कि शेख हसीना के संदर्भ में या बांग्लादेश के संदर्भ में जो लोकतांत्रिक पहलू हैं देश का, समाज का, संविधान का, वो मजबूती से काम करें और वहाँ के लोग अपनी मुद्दों को, अपनी जो भी उलझनें हैं, उन्हें बातचीत के द्वारा सुलझा सकें। लेकिन निश्चित रूप से जो बांग्लादेश का सबक है, वह हमारे लिए यही है कि हम अपनी संस्थाओं की मजबूती पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। आज की इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूँ। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं सभी लोगों से यह अनुरोध करूँगा कि आप लोग नई परख चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और मित्रों को इसके बारे में बताएँ, हमारे कार्यक्रमों को नियमित रूप से देखें और इस पर अपनी टिप्पणियाँ भी ज़रूर दें। नमस्कार।